नेपाल का काला पानी पर यह रुख आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए जितेंद्र जी, अभी दुनिया में तीन चीज़ें हो रही हैं, और ये मैंने पहले भी कहा इस बात को। एक तो ये महामारी जिससे पूरा संसार ग्रसित है, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर आप यूरोप की बात ले लें, चलिए अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, उससे ज़्यादा नुकसान यूरोप में हुआ है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, तो कहीं पे 36,000, 35,000 लोग मारे जाना, ये लॉकडाउन होना, इकोनॉमी को इतनी क्षति, तो उनको उभरने में ये सारा समय लगेगा। तो पहला चीज़ ये जो पैंडेमिक हो रहा है, जिससे हम भी लड़ रहे हैं। दूसरा चीज़ हो रहा है ये चाइना का ये एग्रेसिव बिहेवियर साउथ चाइना सी में, और बाकी अपने जो उसका जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस जहाँ वो हासिल करना चाहते हैं, और हमारे नेबरहुड में। और तीसरा चीज़ आपने देखा वो स्पर्ट इन जिहादी टेररिज्म इंडिया में, पाक स्पॉन्सर्ड जिहाद। ये तीन चीज़ें एक साथ ये हो रही हैं। तो आपने जो नेपाल का ये कहा, ये उसी सिलसिले में ये कड़ी है। वो कड़ी है कि आज नेपाल चाइना की सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है, अगर आप चाइना का ईस्ट कोस्ट देखें तो जापान, जो कि एक अमेरिकन एलाई है, फिर ताइवान। ठीक है, ताइवान आपको मालूम है कि अभी वो अपना इंडिपेंडेंट स्टेचर और एग्जर्ट कर रहे हैं। अभी एक नई महिला राष्ट्रपति बनी है, बड़ी असर्टिव है। और उसके बाद तीसरा को साउथ कोरिया, उसके नीचे आ जाए ऑस्ट्रेलिया। और अगर आप उसको पूरा पैसिफिक और उसको साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को देखें तो हम भी उसके एक बहुत बड़े हिस्सा हैं। अब वहाँ पे है क्या कि उस जिस पोर्शन की मैंने बात की, ईस्ट चाइना सी और उस पैसिफिक रीजन को, अमेरिका ने अपने 60% वॉर वेजिंग एसेट्स वहाँ पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है। तो अभी आपको मैं बता दूं, ये एक इन्होंने जो अपनी इनका जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है लियोनोंग चाइना का, अभी एक्सरसाइज करके वो आया पैसिफिक से। और मैं साउथ मॉर्निंग पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा इसमें कि हमारे कितने 2000 टोटल सेलर थे, एक भी कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और अमेरिका के 4 कैरियर ग्रुप हैं, उसमें वो चारों के चारों इन्फेक्टेड हैं, तो हम अकेले एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ऑपरेट करने वाले हैं अभी इस समय में। तो ये तो इनकी मानसिकता है। तो ये हांगकांग का देख लीजिए, ये पूरा साउथ चाइना सी में देख लीजिए। उसी सिलसिले में ये जो आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये देख रहे हो, जो प्रेशर, देखिए 86-87 की बात है। ये जो पेंगोंगसो का एरिया था, वहाँ मैं पोस्टेड था, और वो हमारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेंगोंगसो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं पहला आदमी हूँ वहाँ पे। हमारे साथ एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की एक टुकड़ी थी जो कि ट्रायल्स कर रहे थे उस समय, और जो कि मैं पहला आदमी हूँ। एक मेजर साहब होते थे, मेजर त्रिपाठी मुझे याद है, जिनके साथ मैं गया था। और वो BRDM में मैंने पेंगोंगसो में सबमर्ज, मतलब उसमें एम्फीबियस रोल में उसको उतारा था उसमें उनके साथ। तो उसे हम लोग पेट्रोलिंग भी करते थे। मैं खुद 2-3 बड़े लंबे लंबे पेट्रोल ले गया उस एरिया में। लेकिन उनकी भी पेट्रोलिंग होती थी, एक तो इतनी फ्रीक्वेंसी में नहीं होती थी, और कभी ऐसी वारदात नहीं होती थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को याद करें
कि वो समय था जबकि चाइना ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ बड़े खुश थे कि हमने कोल्ड वॉर जीत लिया जी। उसने कहा ठीक है, तुम खुश रहो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, ठीक है। उन्होंने एक प्रोवर्ब कॉइन किया, एक नारा लगाया डेंग ज़ियाओपिंग ने, कि हाइड योर कैपेबिलिटी एंड बाइड योर टाइम। तो उनको वो खुशी में अपना मग्न थे, इधर ये अपना धीरे 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 अपनी ये क्षमताएं जो हैं ये बढ़ा रहे थे। हाइड योर कैपेबिलिटीज एंड बाइड योर टाइम। उसके बाद जब 2 दशक में, और एक और उन्होंने उस समय एक स्लोगन दिया था, पीसफुल राइज ऑफ चाइना, कि उस समय उनका ये रवैया था कि कोई नेबर कुछ थोड़ा बहुत ये भी कह लो तो सहन कर जाओ, क्योंकि अभी हमको कंसंट्रेट करना है, अपने एनर्जी और रिसोर्सेज को फ्रिटर नहीं करना है, बस अपना राइज स्क्रिप्ट करते जाओ। तो जब एक लेवल पे पहुंच गया तो उन्होंने अपना वो ताकत आजमाना शुरू कर दिया, और वही आज ये उसका हिस्सा है। फिर ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव और देखिए साहब, एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम जब अभी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात करें ना, ठीक है, हम डेंग का भी बात करते हैं, माओ का भी बात करते हैं, कई लोग आए इसके पहले प्रेसिडेंट, इसके जितना अनचैलेंज्ड पावर शी जिनपिंग, और लोग तो कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग लीडर है, जब तक ये जिंदा रहेगा ये होगा। इतना अनअसेलेबल चाइनीज हेड ऑफ स्टेट नहीं हुआ है। और इस आदमी के बारे में मैंने पढ़ा है कि इसने एक पूरी स्टडी करवाई थी, कि ये स्टडी करो कि इतिहास में कौन कौन से साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य, जैसे स्पेन का था, मान लो कभी ब्रिटेन का था, ये साम्राज्य किस कारण से ऊपर गए और किस कारण से नीचे आए। तो ये अपने आप को मैन ऑफ डेस्टिनी मानता है। और हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी एक लीडर है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस लीडर की जो क्रेडिबिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में, कोई जो भी मर्जी बोल ले, मेरा अपना ये असेसमेंट है कि इतिहास में इतना, मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूँ, इतनी क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की नहीं रही है, किसी लीडर की नहीं। तो ये एक बड़ा अजीब सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रहा है। तो इसी कारण जो वो साउथ चाइना सी और ये जो क्वाड्स की मैंने बात की, यूएस, जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये प्रेशर देख रहे हो, ये बढ़ाया जा रहा है। और डोकलम भी इसी के कारण हुआ था। एक तो वो नेपाल तक तो वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव उन्होंने मान ही लिया था, हमने वो भी नहीं माना है। हमने तो साफ कहा, और सही बात है जितेंद्र जी, हमारे पास केवल 2 विकल्प है, या तो हम चाइना को कैपिचुलेट कर जाएं, और या नहीं तो फिर हम compete करें। जैसे उसने वो अपने कैपेसिटीज बढ़ाए थे, हम भी अपना कैपेसिटीज बढ़ाएंगे, और सबको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाएंगे, याद रखिएगा कि इट विल नॉट बी टेकन काइंडली बाय चाइना, वो कंटेस्ट करेगा। और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो ये गतिविधियां आप देख रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। क्या हम एक तरह से, आपको क्या लगता है, हम एक तरह से नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं उस समय आपने जो सवाल नेपाल के बारे में, मैंने उसका जिक्र किया कि इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। दूसरा देखिए, मैं थोड़ा, क्योंकि चीन के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, सभी टेलीविज़न चैनल्स पे ये डिबेट चल रहा है। नेपाल के बारे में उतना डिबेट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और स्ट्रैटेजिक जो कल्चर है, वो हमारे स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में लोगों ने नेपाल को इतना तवज्जो नहीं दिया, और इसीलिए नेपाल
नेपाल में आपकी सबसे बड़ी आपकी जो लिंक थी वो क्या थी, या सबसे बड़ा एसेट क्या था नेपाल के संदर्भ में? वो था आपका सॉफ्ट पावर। आप हार्ड पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं नेपाल के खिलाफ। बेटी बहू का रिश्ता है, हमारे खुद के रिश्तेदार हैं नेपाल में, और इंडियन आर्मी में 38 गोरखा बटालियंस। तो ये आपका सॉफ्ट पावर था कि भाई, जो मैंने कहा कि आप एक मेजॉरिटी हिंदू कंट्री है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, और वो एक हिंदू कंट्री था। और यहाँ तक हिंदू कंट्री की बड़ी जो हमारे में तो कई बदलाव आ गए, हमने हालात के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। नेपाल ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, क्योंकि नेपाल कभी किसी का गुलाम नहीं था। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, इनडायरेक्टली किसी का वो होगा, लेकिन नेपाल किसी का गुलाम नहीं था। इसीलिए आप नेपाल में अगर आज भी जाएं तो वहाँ देखेंगे आप लोग कितने ट्रेडिशनल वे में ड्रेसअप करते हैं, उनके सिंदूर लगाने का ढंग उनकी, और जबकि वो ऐसे दे आर वेरी लिबरल इन देयर अप्रोच टू लाइफ। वहाँ जो विमेन्स इमेंसिपेशन है, आप उसको कोई ना वेस्टर्न कंट्री मैच कर सकता, कोई नहीं मैच कर सकता है वहाँ पे। नेपाल में जो औरतों की कद्र है, और जितना वो लिबर्टी इंजॉय करती हैं। माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, और वो बिल्कुल नेग्लेक्टेड प्लेस था टिल नरेंद्र मोदी साहब गए और आज उसको टूरिस्ट मैप पे डाल दिया। तो ये इतने अमरनाथ, पशुपतिनाथ, आप सोचिए, अमरनाथ, पशुपतिनाथ, उस सब चीजों को आपने स्पर्न कर दिया, क्योंकि आप खुद पता नहीं आपने कौन सी वो उस समय वो सेक्युलरिज्म के नशे में थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, वो आपकी तरफ देख रहे थे, लेकिन आपने आप तो खुद जब उन्होंने देखा कि आप उनको किसी तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं जहाँ तक उनके संस्कृति का सवाल है, तो वो फिर ड्रिफ्ट करना शुरू किए। और फिर कम्युनिस्ट ताकतें तो थी भी। तो आपने ये पूरी जो धरोहर जो थी, जिसने इस नेपाल की एक कंटिन्यूड संस्कृति बचाई रखी थी, वो था मोनार्की। जब तक मोनार्की थी तब तक एंटी कन्वर्जन लॉ था, समझे? और एंटी कन्वर्जन लॉ के कारण वहाँ पर नेपाल का जो आप स्वरूप देख रहे हो वो स्वरूप था। फिर ये जितने ये बड़ी शैतानी ताकतें हैं, ये जो मिशनरीज जो है, ये इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं किताब लिख रहा था द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं काठमांडू में घूम रहा था, तो वहाँ देखा वो एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, और फिर मैंने लोगों से जानने की कोशिश की कि इनका क्या स्टेक्स है नेपाल में। चलो ब्रिटेन का तो है भी, क्योंकि इनके सोल्जर्स वहाँ पे हैं, गोरखा सोल्जर्स है ब्रिटिश आर्मी में, ये क्या कर रहे हैं। तब पता चला कि ये सारे माओवादी को यही पैसे देते हैं, यही हथियार मुहैया करवा देते हैं, और सिर्फ इसलिए कि ये माओवादी आएंगे और इन्होंने ये एंटी कन्वर्जन लॉ उठाएंगे, और फिर हम धड़ाधड़ पूरे नेपाल को हम क्रिश्चियन बना देंगे। और धड़ाधड़ कन्वर्जन हो रहे हैं सब। जैसे ही इंटरिम गवर्नमेंट बनी माओवादियों की, इन्होंने पहला चीज़ किया कि उन्होंने बिना किसी डिमांड के, वहाँ केवल 4% मुसलमान, इन्होंने वो एंटी कन्वर्जन वो जो ये था लॉ था, उसको हटा दिया इन्होंने। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये किंग ज्ञानेंद्र को बोलते हैं कि नहीं वो ये था, वो था, वो ये करवा दिया, वो करवा दिया। चलो आपकी बात मान भी लेते हैं। ये बताओ कि जो कम्युनिस्टों को आपने बिठाया, क्या वो कम मर्डरस है, जो करोड़ों आदमी को मारने में जिसने। दूसरी बात, ये हमारे कुछ ये जो राजदूत लोग,
2-3 के बाद मैं काठमांडू जाता रहता था साहब, ये पता नहीं कहाँ किस हिंदुस्तान के किस हिस्से से, पहला चीज़ कि उनको नेपाल में कभी जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका दिल नेपाल के लिए कभी मतलब वहाँ वो कोई एक जो पैशन होता है नेपाल के लिए वो उनमें नहीं था। दूसरा ये देखिए काठमांडू में ये राजा के हटने के बाद ये तो अपने आप को फिर राजा समझते थे। तो एक ये भी कारण है, इन्होंने माओवादियों को वो किया। जब माओवादी, और मैं उस समय कहता था, आपको याद होगा मैंने कई आर्टिकल्स भी मैंने लिखे थे जहां मैंने कहा था कि देखो ये माओवादियों और मेन स्ट्रीम कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ये माधव नेपाल ओली वाली, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों दो रास्ते हैं, एक मिलिट्री रूट है और एक पॉलिटिकल रूट है। हिंदुस्तान में भी यही है। लोग ज्ञान बांटने लगे कि नहीं आप उसको नहीं समझते हैं, आप लेफ्ट पॉलिटिक्स को नहीं समझ। देखो चाइना के कहने पे दोनों आ गए साथ। ओली को आज अगर ओली प्राइम मिनिस्टर है वो चीन के मेहरबानी के कारण है। आज अगर वो अभी बोल देना तो आधे घंटे में वो रिजाइन कर देगा। तो ये तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है कि आपके पास जो सबसे बड़ी एसेट थी सॉफ्ट पावर, वो आपने स्पॉइल कर दिया कि आप तो पता नहीं आप बनना क्या चाहते हैं इस दुनिया में, क्या बनना चाहते हैं आप। यू वांट टू बी अ वेरी गुड रोमन कैथोलिक, और यू वांट टू बी अ वेरी गुड शिया, और यू वांट टू बी अ वेरी गुड सुन्नी। और वो फ्रॉड प्लीज मेरे सामने कोई ना बोले कि नहीं 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 सब अच्छे हैं, सब बराबर है। अरे ठेका ले रखा है तुमने, तो फिर दीने इलाही में क्या खराबी थी? उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दो। मैं बार बार मैं कहता हूं कि धर्म का मतलब है सेट ऑफ इंटरनल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सिद्धांत। और बार बार मैं कहता हूं कि जो किताब यह कहे कि धरती चपटी है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो मजहब है। और क्योंकि वो अनसाइंटिफिक नहीं है, इसीलिए वो कन्वर्जन में बिलीव करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो सीधे रास्ते कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। तो ये नेपाल को हमने, आप मुझसे पूछिए तो हमने टोटली मिसहैंडल किया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो काला पानी वाला, ये उस एरिया में मैं गया हूँ, उस एरिया में मैं गया हूँ। एक साहब वो उसको महाकाली नदी बोलते हैं, उस तरफ नेपाल है, इस तरफ इंडिया है। कोई झगड़े का कोई स्कोप ही नहीं। आगे वो हेड वाटर्स, उसका कोई, वहाँ भी हम कहते हैं कि चलो ये रिजलाइन है, नॉर्मली रिजलाइन ही वो होता है, ये कुछ नहीं है। तो इन्होंने वो चाइना के से वो सीख लिया, वो कार्टोग्राफी को कहते हैं ना, कार्टोग्राफिक एग्रेशन या कार्टोग्राफिक डिस्प्यूट बनाते रहो, नक्शे बनाते रहो अपने आप को। ये जस्ट आपको इम्बैलेंस करने के लिए। और जब से ये कम्युनिस्ट सरकार आई है, आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा है कि चाइना को भी सार्क में ले लो। एक पाकिस्तान बोलता था और एक ये बोलता था। अब आप पूछेंगे कि सल्यूशन क्या है? नहीं, उसके पहले अब आपको समझ में आ गई कि कौन ताकतें चाहती थी कि मोनार्की ख़त्म हो जाए। अब आपको समझ में आ गई कि किंग बेरेंदर और उनके फैमिली की किसने हत्या करवाई हुई। माओवादी, चीन, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि इवेंजिकल, इन सब ने उसकी हत्या करवाई थी। इसीलिए आज तक आपको असलियत नहीं आई है सामने। नहीं तो वेस्ट में तो इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं यार, वो बॉब वुडवर्ड और कार्ल बार्नस्टाइन जैसे जर्नलिस्ट की पता नहीं सब कुछ पता लगाते, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अरे हमसे पूछो ना।